हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज हम ये पीवाईक्यू सीरीज़ का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमने उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चनों का किया था और ये जो अगेन पेपर है ये कब का है, 21 सितंबर जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो जीएस वाला पोर्सन है वो यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ के कारण थोड़ा कुछ दिनों तक क्लास नहीं आ पाएगी, मतलब 30 तारीख तक, है ना। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी डीएनए होगा या जो भी ये चीज़ें हैं ये हम फिर से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये बताना था मुझे आपको एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन के, मतलब जो हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, ठीक, उनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था आपके पास, नई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आपको पता ही होगा कि वो किसका है, तो ब्रिक्स देशों का एक बैंक है। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, देखो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो दिलीमा रूसेफ हैं इसकी, कौन है अध्यक्ष, दिलीमा रूसेफ हैं। ठीक है, किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। हाँ ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज़ और भी बताऊंगा कि जो दिलीमा रूसेफ है ये कहाँ से रिलेट करती है, तो ब्राज़ील से रिलेशन है इनका। ठीक है, ये ब्राज़ील से हैं। ठीक, तो जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक था इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में कब हुई थी, जो फोर्टलेजा समिट हुआ था ब्राज़ील में, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और 2015 में इसने क्या करा था, काम करना शुरू करा था। ठीक, अब जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका काम क्या है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो क्या है विकासशील देश हैं, उसमें क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर को क्या कहते हैं, क्या करना, फंड करना। ये इसका काम है, किसका काम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम है। ठीक, बाकी आपको पता ही है जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो संघाई चाइना में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आपको मुझे बताना है तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में आप कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी मैं आपको डीएनए में न जाने कितनी बार करा चुका हूँ, ब्रिक्स के बारे में पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग डीएनए करते होंगे ना, अब उनको इसकी रिलेवेंस पता चल रही होगी कि क्यों हम डीएनए को इतने अच्छे से करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों हम उसको इतना अच्छे से प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से देख रहे हैं, क्यों हमको उसको मेंस के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तब तब आपको थोड़ा सा फील भी हो रहा होगा कि डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो जो मांडलियोंग फिलीपींस में क्या है, एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं ना वो हमेशा कहाँ से बनते हैं, तो जापान से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं भाई, जापान से बनते हैं। और ये अब आपकी नैतिक ड्यूटी है कि आपको अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में एडीबी का जो कौन है अध्यक्ष है वो कौन है। ठीक, ये कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी जो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है वहाँ पर क्या क्या है, तो वहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के क्या है हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, और ये भी कब बने थे, देखो ये कब बने थे, ये ब्रिटेन वुड सम्मेलन से बने थे, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और ये कब बने थे, जुलाई 1944 में बने थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ठीक है, फिर बीजिंग चाइना में किसका हेडक्वार्टर है, तो बीजिंग चाइना में AIIB का हेडक्वार्टर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, ये कब बना था, तो 2015 में बना था। और इसने अपना कार्य कब से शुरू करा था, तो 2016 से इसने अपना कार्य शुरू करा था। किसने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। ठीक है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, चाहे आप न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, चाहे ADB की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक और IMF की बात करें। ठीक है, यहाँ पर भले हमने बहुत ही ब्रीफली में देखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको कहाँ पर कवर कर चुका हूँ, डीएनए में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो डीएनए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कहूँगा। ठीक है, अब जो ये दूसरा क्वेश्चन था ये सिंपल सी चीज़ें थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता इस क्वेश्चन पे तो आप इसको आसानी से टैकल कर पाते, बट ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं आ सकता, और ऐसा भी नहीं है कि इससे कोई नया क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। देखो, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक और होते हैं, मतलब जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है, जब क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, बीच में होता है, और उसके इधर उधर मतलब आगे पीछे क्या होते हैं, सूर्य और पृथ्वी होते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हिंदी में तो युति कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और भी याद रखना, जो ये स्थिति है ना, जो ये स्थिति है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ रही है, मून आ रही है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रही है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं।
और यही अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, यही अमावस्या को क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है, और ये CDS में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये CAPF में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ये CSC में सिविल सर्विसेज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये UP PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी भी ये आपके पास आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भले ही अभी तक नहीं आया है, जितने भी PYQ मैंने उत्तराखंड के करे हैं वहां पर तो मैंने ये नहीं देखा, लेकिन ये आएगा। और ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आएगा। क्या आएगा कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है, अमावस्या होती है। क्या होती है, देखो इस बात को ध्यान में रखना कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या होती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के दिन क्या नहीं होता, सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का और चंद्रमा का अपने अक्ष पे झुकना और उसका अंतर कितना होना, 5 डिग्री का अंतर होना। कितना अंतर होना, 5 डिग्री का अंतर होना। उस वजह से क्या होता है, ये स्थिति बनती है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण को क्या होता है, अमावस्या होती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को क्या नहीं होता, सूर्य ग्रहण नहीं होता। और थोड़ा सा इसको ना, इसी को क्या करना, थोड़ा सा अपने गूगल में डालना और वहां पर देखना कि ऐसी स्थिति क्यों होती है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण को प्रत्येक सूर्य ग्रहण को अमावस्या होती है और प्रत्येक अमावस्या को क्या नहीं होता, सूर्य ग्रहण नहीं होता। ठीक है, तो कभी भी ये आपके क्या होता है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी में भी ये पूछा जा सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, अब जो इसका दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या कहता है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं भाई, अपोजिशन कहते हैं, वियुति कहते हैं। ठीक है, कंजक्शन युति होती है और वियुति क्या होती है, अपोजिशन होती है। ठीक है, और यही स्थिति क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा इन द सेंस कि चंद्र ग्रहण कहलाती है। यही स्थिति क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको अमावस्या पता चल गई होगी, आपको सूर्य ग्रहण पता चल गया होगा, आपको पूर्णिमा पता चल गई होगी, आपको चंद्र ग्रहण पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है, अमावस्या होती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या के दिन क्या नहीं होता, सूर्य ग्रहण नहीं होता। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया ना, तो तुरंत जाके अभी जरा लाइक के बटन को हिट कर दो। ठीक है, और जरा थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, शेयर भी कर दो। ठीक, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन था, देखो ये सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये मैंने आपको प्रीलिम्स 360 में आपको मैंने ये टॉपिक बड़े डिटेल में बताया है, और ये भी बताया कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 10 के 10 गुरुओं को। ठीक है, अब वहीं से एक क्वेश्चन आया है कि आदि ग्रंथ तथा ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कि आदि ग्रंथ और जो ग्रंथ साहिब है, इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो इसके संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव जी थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव जी थे। अब जो ये आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहिब है ना, इसमें जो पांच गुरु हैं, जो इनसे पहले 5 गुरु थे, अर्जुन देव जी से पहले 5 गुरु थे। ठीक है, और कुछ अन्य संतों की क्या है, इसमें वाणियां हैं। कहां पर, आदि ग्रंथ जी में। ठीक है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या है, इनसे पहले देखो, ये तो क्या थे, 6वें गुरु थे ना, गुरु अर्जुन देव क्या थे, 6वें गुरु थे। पर इनसे पहले जो 5वें गुरु थे, 5 गुरु इनसे पहले थे, उनका क्या है इनमें, उनकी वाणियों का इसमें क्या है, संकलन है। ठीक है, पहली चीज आपको पता चल गई होगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सारे गुरुओं को हम थोड़ा एक बार क्या कर लेते हैं, डिटेल में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु हरगोविंद जी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि सिख धर्म में क्या कर दी थी, सैन्य परंपरा शुरू कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, एक आता है मीरी और एक आता है पीरी। मीरी आता है कि राजनीतिक शिक्षा लेना। ठीक है, आप मतलब वहां पर क्या बोल दिया गया था, वहां के लोगों को, मतलब वहां पर क्या बोला था हरगोविंद जी ने कि मीरी मतलब राजनीतिक शिक्षा भी लो, और पीरी मतलब आध्यात्मिक शिक्षा भी लो। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि मीरी और पीरी का संबंध किन गुरु से है, तो वो कौन है, गुरु हरगोविंद जी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना करी थी। क्या करी थी, स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त की स्थापना करी थी। ठीक है, अगले यहाँ पर गुरु हैं गुरु रामदेव जी, और गुरु रामदेव जी ने क्या करा था कि रामदासपुर शहर बसाया था, जो वर्तमान में क्या बना, अमृतसर शहर बना। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने क्या बनाया था भाई, सरोवर निर्माण करा था। जो आप देखते होंगे ना, जो स्वर्ण मंदिर है उनकी उसके आसपास आप क्या देखते होंगे, आपने वो देखा होगा, क्या सरोवर देखा होगा, पानी की मतलब नदी नहीं बोलूंगा, एक तालाब देखा होगा, वो किन्होंने बनाया है, तो वो बनाया है गुरु रामदेव जी ने बनाया है। ठीक है, अब गुरु अर्जुन देव के बारे में तो एक तो फैक्ट यही है कि आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहिब जी का संकलन किन्होंने करा था, तो वो इन्होंने ही करा था। ठीक है, किन्होंने, अर्जुन देव जी ने। लेकिन ये पहले ऐसे गुरु थे जो शहीद हुए थे, और शहीद क्यों हुए थे, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी, खुर्रम की
मदद करी थी, मृत्यु नहीं सॉरी, इन्होंने क्या करी थी, खुर्रम की मदद करी थी। तो जहांगीर ने इन्हें क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, हरमिंदर साहिब का निर्माण शुरू कराया था, मतलब करा था। ठीक है, हरमिंदर निर्माण किया था। ठीक है, हरमिंदर साहिब जो वर्तमान में क्या बना, फिर स्वर्ण मंदिर बन गया। ठीक है, अब जो गुरु गोविंद जी है, इन्होंने क्या करा था, बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी। कब, 1699 में करी थी। ठीक है, ये 10वें गुरु थे। 5 ककार वाली जी बात है, जो केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और एक चीज़ और भी है। ठीक है, मुझे ये एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही, केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। हाँ, कृपाण। तो ये जो 5 ककार हैं वो किन्होंने दिए, गुरु गोविंद जी ने दिए। और गुरु गोविंद जी ने फिर यहाँ से क्या हो गया, गुरु परंपरा समाप्त होकर बल्कि क्या हो गई थी, ग्रंथ साहिब क्या बन गए थे, शाश्वत बन गए थे। जो अर्जुन देव जी ने जो बुक बनाई थी ना, वही क्या बन गए थे, शाश्वत बनाए थे। कि अब क्या करेंगे, गुरु की भूमिका कौन निभाएगी, ये पुस्तक निभाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको ये तीसरा क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आया होगा। मीरी और पीरी को थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, पहले शहीद गुरु कौन थे ये याद रख लेना। आदि ग्रंथ और ग्रंथ मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है, इजीली हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि 10वें के 10वें गुरु के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप एक बार सर्च करना प्रीलिम्स 360 बाई टारगेट यूकेपीएससी, या आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ये टॉपिक अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो हाई कोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये किस में बोला गया था, आर्टिकल 231 में बोला गया है। ठीक है, कि 2 राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बनेगा भाई, एक हाई कोर्ट बनेगा। क्या बनेगा, एक हाई कोर्ट बन सकता है। ठीक है, एक न्यायालय बन सकता है। लेकिन क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बनेगा, ये कौन सा आर्टिकल में है, तो ये है 214 आर्टिकल में। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखना कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बनेगा, ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 214 आर्टिकल में है। ठीक, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 होता है, जब 7वां संविधान संशोधन होता है, तो आर्टिकल 231 में क्या बोल दिया जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियरिटी आ रही होगी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 214 में है। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है, तो वहां पर क्या कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट बन सकता है। और वो कौन सा आर्टिकल में है भाई, 231 आर्टिकल में है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 221 है, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट के जजों की क्या बताई गई है, वेतन बताए गए हैं, भत्ते बताए गए हैं और पेंशन बताई गई है। ठीक है, वो कहाँ पर बताई गई है, आर्टिकल 221 में बताई गई है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 231 है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें सॉरी ये तो आपको पता ही है ना कि 2 या 2 से। ठीक है, जो आर्टिकल 217 है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, वो कहाँ पर बताया गया है, आर्टिकल 217 में बताया गया है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमने चारों आर्टिकल क्या कर लिए, देख लिए। लेकिन इससे अतिरिक्त और भी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो क्या है कि संसद को क्या अधिकार है, संसद को अधिकार है कि यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, तो भाई 241 आर्टिकल में। ये भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि संसद को अधिकार है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये जो यूटी है हमारी, उनके लिए हाई कोर्ट होगा। वो कौन से आर्टिकल में है, तो 241 आर्टिकल में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो 1774 में क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था। कहाँ पर बना था, कलकत्ता में बना था। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, जो एलिजा इम्पे थे, जो आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि हाई कोर्ट की बात कब आई थी, जब भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था ना, जहाँ पर आप प्रो की बात करते हो, पोर्टफोलियो, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ऑर्डिनेंस की बात करते हो आप, इसी भारत परिषद अधिनियम की तो बात करते हो वहाँ पर कि पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन हो गया, या ऑर्डिनेंस हो गया, आप यहीं पे बात करते हो। इसी के तहत क्या बना था भाई, 3 नए हाई कोर्ट बने थे। ठीक है, 3 नए हाई कोर्ट बने थे। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ पर बना था, तो वो भी कलकत्ता में बना था। कब बना था, 1 जुलाई 1862 में बना था। कहाँ पर बना था, कलकत्ता में बना था। दूसरा हाई कोर्ट बना था 15 अगस्त 1862 को, कहाँ पर, बॉम्बे में बना था। तीसरा हाई कोर्ट बना था भाई 15 अगस्त 1862 को, कहाँ पर बना था, मद्रास में बना था। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आसपास के जो एक्सप्लेनेशन है ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ही
लेमेन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है, ठीक, क्योंकि मुझे भी पता है जब मैं एस्पिरेंट था तो मैं भी ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करता था, ठीक है, लेकिन तब ऐसे अच्छे मास्टर नहीं थे ना, ठीक है। ठीक है, खैर जोक सपाट, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखना कि जो हमारे हाई कोर्ट के वर्तमान में कौन है, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है, मनोज कुमार गुप्ता हैं। और ये हमने कहाँ पर पढ़े थे, जनवरी के करंट अफेयर में पढ़े थे, ठीक है। जो हमारे जी नरेंद्र जी थे, उनका शासनकाल समाप्त, मतलब शासन मतलब ऑब्वियसली उनका टेन्योर क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था, तो उसके बाद कौन बने हैं, मनोज कुमार गुप्ता बने हैं, ठीक है। ये इससे पहले कहाँ पढ़ते, ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट में थे, ठीक है। अब ये क्या बने हैं, उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस हैं वो बने हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अगेन समझ आया होगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अब माना ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा, मैं मानता हूँ कि आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जिसका ये पेपर है और जहाँ से मैं ये पेपर कर रहा हूँ ना, वहाँ पर उसको भी ये टफ ही लग रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। देखो यहाँ पर इन नामों को देखो, मिनी, स्टैंडर्ड, माइक्रो, DTX, है ना। माना चलो आपको इन तीनों में तो साफ पता चल रहा होगा ना कि मिनी मतलब छोटा होता है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, फिर माइक्रो थोड़ा मिनी से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखो। तो इसका आंसर क्या था, स्टैंडर्ड ATX था, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा याद रखो कि जो मिनी ITX होता है ना, जो मिनी ITX होता है, इसमें एक स्लॉट होता है। इसमें कितना अच्छा इधर लिखा है, इसमें कितना स्लॉट होता है, एक स्लॉट होता है। जो स्टैंडर्ड ATX होते हैं ना, इसमें 7 स्लॉट होते हैं। जो माइक्रो ATX है ना, इसमें 4 स्लॉट होते हैं, और जो DTX है इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ऐसा कौन सा मदरबोर्ड है जिसमें अतिरिक्त घटकों के साथ सबसे अधिक विस्तार किया, मतलब इसमें और अधिक कंपोनेंट जोड़े जा सकते हैं। तो वो कौन है, स्टैंडर्ड ATX है। इसमें कितने जोड़े जाते हैं भाई, 7 स्लॉट जोड़े जाते हैं। इसमें 7 स्लॉट होते हैं, ठीक है, जो इसमें जोड़े जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये है अशोक से संबंधित, और यहाँ पर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप क्या करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा था। देखो इन्होंने ना 13वें शिलालेख में 5 समकालीन ग्रीक राजाओं के नाम बताए हैं, ठीक है। 5 समकालीन ग्रीक राजाओं के नाम इन्होंने कहाँ पर बताए हैं, 13वें शिलालेख में बताए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से किन किन के नाम है, एक तो मिस्र के टॉलमी द्वितीय हैं, ठीक है। एक सीरिया के कौन है, एंटियोकस द्वितीय हैं, ठीक है। एक मैसेडोनिया के कौन है, एंटियोकस गोनाटास हैं, ठीक है। एक साइरिन के कौन है, मागस हैं, ठीक है। एक एपिरास के कौन है, अलेक्जेंडर है। तो ये 5 जो लोगों के जो समकालीन युवन जो ग्रीक राजाओं के नाम इन्होंने कहाँ पर बताए हैं, तो इन्होंने 13वें शिलालेख में बताए हैं, ठीक है। अब इन्होंने 10वें शिलालेख में क्या बोला है, यश कीर्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, 10वें शिलालेख में बोला है कि यश कीर्ति की इच्छा छोड़ दो, ठीक है। 11वें शिलालेख में इन्होंने बोला है कि धम्म की व्याख्या करो, ठीक है, क्या करो, धम्म की व्याख्या करो, ठीक है। 12वें शिलालेख में इन्होंने क्या बोला है कि धार्मिक सहिष्णुता दिखाओ, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाओ। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा आपको इनके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन आपको ना इनके सारे ही शिलालेख एक बार क्या करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, डिटेल में पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। और ये आपको आपके किसी भी स्टैटिक बुक में मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर लाने का उसका कोई भी ज़्यादा मोटिव इसलिए नहीं था क्योंकि आप लोग भी तो स्टैटिक बुक पढ़ते होंगे। तो जब आप लोग स्टैटिक बुक पढ़ते हैं ना, तो आप वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, एक बार डिटेल में देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो 7वां क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब देखो जो ये करंट अफेयर है ना, ये लगभग वैसा ही करंट अफेयर है जैसे हम DNA में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मतलब डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा राम लला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार। देखो भले ही आपको ये बड़ा हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, और हल्का क्वेश्चन है भी, मतलब हर एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो योगी अरुण राज जी क्या है, इन्होंने क्या बनाया था कि जो रामलला जी थे उनकी मूर्ति बनाई थी। इन्होंने 2 मूर्ति और भी बनाई है। एक तो शंकराचार्य जी की मूर्ति जो केदारनाथ में है, ठीक है, 12 फीट ऊंची है वो भी इन्होंने बनाई। और एक जो कैनोपी बनाई है इन्होंने किसकी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कर्तव्य पथ पे इनकी जो कैनोपी है वो भी किन्होंने तैयार करी है, इन्होंने ही तैयार करी है, इन्होंने अरुण योगी राज ने, ठीक है।
अब बी वसावन कौन थे, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी आपके पेपर में कभी भी मतलब क्या ऐसे कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। तो ये 12वीं सदी के क्या थे, दार्शनिक थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे ये, ठीक है। ये कई बार आता है हाँ पेपर में, मैंने कई बार देखा इनको, इनका नाम बी वसावन का नाम, ठीक है। ये कौन थे, 12वीं सदी के दार्शनिक, राजनेता, समाज सुधार। और बल्कि ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी पर्सनैलिटी है या ऐसा व्यक्ति है जो दार्शनिक भी था, राजनेता भी था और समाज सुधार भी था, और उन्होंने अपनी 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी में उन्होंने बहुत योगदान दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कहीं पे, यूपी पीसीएस में आया हुआ था, ठीक है। तो बी वसावन थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बी वसावन हो गए। अब ये क्या थे, बी वसावन क्या थे, कर्नाटक के लिंगायत संप्रदाय के थे। आपने दो चीज, हाँ ये क्या थे, कर्नाटक के लिंगायत संप्रदाय के भी थे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कोई। फिर जेमिनी रॉय है, जेमिनी रॉय क्या थी, बंगाल लोक कला की चित्रकार थी, ठीक है। जेमिनी रॉय कौन थी, तो बंगाल लोक कला की क्या थी, चित्रकार थी। फिर राम किंकर बैज का संबंध शांति निकेतन से है, ठीक है। और 1954 में इनको क्या मिला है, पद्म भूषण अवार्ड में मिला है। तो ये सारी जो पर्सनैलिटी हैं, ये सारी की सारी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है, आपके पेपर में आ सकती हैं। तो थोड़ा आपको इनको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब जो ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरी दृष्टि से आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है। मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहा था, बहुत अच्छे लेवल के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चाहे अगर उसने योजना से क्वेश्चन बनाया है, तो अगर आप सच में डीएनए फॉलो करते हैं, मतलब डीएनए का मतलब ये नहीं है कि मेरा डीएनए, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तभी आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और कैसे, जैसे डीएनए में आपको पढ़ाया जाता है हूबहू वैसे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने न्यूज़पेपर पकड़ा, आपने कहीं पर एमएसएमई देखा और खत्म कर दिया एमएसएमई, नहीं। आप जब तक उसके स्टैटिक पार्ट को नहीं टच करेंगे तब तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर पाएं, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को, चाहे आप इस बात को ऐसे ले लो कि मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, खुद देख लो, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2018 से पहले 3 श्रेणी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मापदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो 2018 से पहले था ना, वो वहाँ पर क्या चलता था, एमएसएमई एक्ट 2026 के तहत बोला गया है ये। और यहाँ पर ना तो टेन्योर पे वो दिया जाता था, ठीक है, ना ही इसमें क्या दिया जाता था, टेन्योर पे ध्यान दिया जाता ना ही इसमें प्रोडक्शन पर, मतलब बिक्री और उत्पाद पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। केवल और केवल इसके क्या मापदंड थे, संयंत्र और मशीनरी पर निवेश क्या था, इसमें मापदंड था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या था, बिल्कुल सही था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो कितना सूक्ष्म तरीके से इसने गेम खेला है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये सब चीजें समझनी है, ठीक है। और आपको मैं प्रैक्टिकली तरीके से भी समझाऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो 2018 में देखो 2018 से पहले क्या हुआ, एक घटना हुई थी 1 जुलाई 2017 को एक घटना हुई कि भारत में क्या आ गया था, जीएसटी आ गया था। और जैसे ही जीएसटी आया था तो सीधे सीधे एमएसएमई में एक बहुत खतरनाक ड्रास्टिकली चेंज किया आया कि ये चेंज आया कि 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों और उत्पादन मानदंडों से परिवर्तित कर दिया। नहीं, निवेश मानदंडों से तो परिवर्तित किया लेकिन उत्पादन मापदंडों से परिवर्तित नहीं किया। यहाँ पर किसको करा, टर्नओवर में, मतलब बिक्री में बदलाव किया, वहां पर परिवर्तन किया। कहां पर, निवेश और टेन्योर में बदलाव किया, मतलब निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट और टेन्योर में मतलब बिक्री में क्या किया, बदलाव किया। और क्यों किया, देखो वो क्यों किया, क्योंकि जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ, ठीक है, जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी में टेन्योर को मापना आसान था, ठीक है। जीएसटी में टेन्योर को मापना क्या था, आसान था, लेकिन जीएसटी में उत्पादन मापना क्या था, कठिन था। इसलिए इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यहाँ पर जीएसटी के मापदंड को परिवर्तित किया ही नहीं, बल्कि इसके स्थान पर क्या कर दिया, टेन्योर के मापदंड को परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर रुक गया। ये क्वेश्चन अगली बार आपके साथ क्या आएगा कि जुलाई 2020 में इसमें एक और चेंज हुआ, और क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में भेदभाव को खत्म कर दिया गया। पहली चीज ये बात याद रखना कि जब 2020 में एमएसएमई की नई परिभाषा शुरू हुई तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस भेदभाव को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। फिर कंपोजिट क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया, इसमें क्या कर दिया, जो कंपोजिट क्राइटेरिया था ना, कंपोजिट क्राइटेरिया में पहले क्या होता था, या तो टर्नओवर को ही नापा जाता था या निवेश को ही नापा जाता था, लेकिन 2020 में क्या हुआ, टर्नओवर और निवेश दोनों को ही एक साथ नापने की बात कर दी,
ठीक है, दोनों को ही उसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। जब आप लिमिट पढ़ते हैं ना, देखो आप लिमिट क्या पढ़ते हैं कि माइक्रो में अगर हम 2.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, भले ये नई परिभाषा है, और ये भी देखो नई परिभाषा है, इससे पहले था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं है, वो थोड़ा देख लेना। 1 लाख पे जैसे 5 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ पे कितना था, 50 करोड़ का टर्नओवर, 50 करोड़ पे शायद 250 करोड़ का टर्नओवर था। देखो अब यहाँ पर देखो ये लिमिट्स कैसे माप दी इन्होंने, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये निवेश और टर्नओवर की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर उन्होंने परिभाषा ही दी थी ये, ठीक है। 2.5 लाख निवेश करेंगे तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। किसके लिए, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, जो एमएसएमई में माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कितना निवेश था, 250 निवेश का अगर क्या करती हैं वो निवेश करती हैं तो उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ के आसपास होना चाहिए, मतलब 10 करोड़ होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। स्मॉल के लिए कितना था कि अगर 25 करोड़ का निवेश कर रहे हैं तो 100 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। मीडियम के लिए कितना था कि 125 करोड़ का निवेश कर रहे हैं तो 500 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आपको ये कंपोजिट क्राइटेरिया के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूं इस एक करंट अफेयर की क्लास में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आने वाले टाइम पे, तो मैं आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, जहाँ से आपके फिर क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। पर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए, ठीक है, और आप सबका सहयोग चाहिए, जो कि मुझे बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब जो 9वां क्वेश्चन है, ये भी बड़ा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सच में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं पता नहीं, मतलब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ ना, लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि जैसे ना नहीं बोलते कि अपने मूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप एनसीईआरटी को कभी लेट गो नहीं कर सकते, चाहे मार्केट में कैसी भी किताबें आ जाएं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी छोड़ी, ठीक है, मतलब आपने अगर बेसिक छोड़ा तो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी देखें, वहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई मतलब वहाँ पर जो शायद ब्रह्मांड वाला जो एनसीईआरटी की जो 11 की किताब है, 11 की जो दूसरी किताब है, मतलब 2 किताबें ना, एक तो भारत का भूगोल है, वो नहीं, जो दूसरी है, ठीक है, वो वाली किताब, वहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्वारीय परिकल्पना ये किसने दी है, जेम्स जीन्स ने दी है, ठीक है। अब क्या हुआ था कि सूर्य था, ठीक है, सूर्य था, उसके आसपास से एक पिंड गुजरा, ठीक है। उस पिंड की ग्रेविटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे उस पिंड की ग्रेविटी ज़्यादा थी ना, तो यहाँ से सूरज से कुछ निकला बाहर, कुछ गैसीय पदार्थ बाहर निकला, और जैसे ही गैसीय पदार्थ थोड़ा दूर गया तो वो टूट गया, और जैसे वो टूट गया तो वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो जेम्स जीन्स ने ऐसे बोला कि ग्रह कैसे बने, मतलब ये परिकल्पना दी थी। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये ज्वारीय परिकल्पना है, ये किसने दी थी, जेम्स जीन्स ने दी थी, ठीक है। फिर जो चेम्बरलिन थे, चेम्बरलिन ने क्या बोला था, ग्रहणों परिकल्पना दी थी। इन्होंने क्या बोला कि जो सूरज है ना, सूरज से क्या निकला कि अलग अलग गैसीय पिंड निकले, ठीक है, वो तारे बने, वो ठंडे हुए, और उसके बाद वो क्या बन गए, ग्रह बन गए, ठीक है। फिर जो रसेल थे, रसेल ने बोला द्वितारक परिकल्पना दी। अब क्या हुआ यहाँ पर कि 2 तारे थे, ठीक है, तीसरा तारा आया, ठीक है, और जब तीसरा तारा आया तो उसने एक तारे को क्या कर दिया, एक तारे को अपनी ग्रेविटी से इतना खींचा कि उसके अंदर से क्या निकल गए, गैसीय कण निकल गए, और वो क्या बन गए, ग्रह बन गए, ठीक है, द्वितारा, ठीक है, ये हो गया। फिर निहारिका परिकल्पना क्या थी कि ये नेबुला था, नेबुला के क्या बोले, नेबुला अलग अलग हिस्सों में टूटा, छल्ले बने, वो ठंडे हुए और वो क्या बन गए, ग्रह बन गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक। और ये किसकी परिकल्पना है कि ग्रहों की परिकल्पना है, मतलब परिकल्पना है कि ग्रह कैसे बने, वो ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आई वो कैसे आई, तो वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि ज्वारीय देखो, जा से ज्वारीय, जा से जेम्स, ऐसे याद कर लो, जा से ज्वारीय, जा से जेम्स, ठीक है। ग्रहणों चेम्बरलिन, मतलब चेम्बर से क्या निकल रहे हैं, चेम्बर से क्या निकल रहे हैं, अणु निकल रहे हैं, ऐसे याद कर लो। माना अगर आपको शॉर्टकट ही याद करना, बट वैसे मैं आपको अभी भी कहूंगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। क्या पता अगली बार ये आपको एक्सप्लेनेशन में पूछ दे, जो मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि एक ऐसी घटना हुई थी, ये किसने दी थी, ठीक है। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि एक सूरज था, उसके आसपास एक पिंड गुजरा, ठीक है, उसने सूरज से एक पदार्थ को बाहर निकाला, एक गैसीय पदार्थ निकला, ठीक है, वो टूटकर ग्रह बना, ये किसकी परिकल्पना थी और कौन सी परिकल्पना थी, तो ये भी तो पूछ सकता है ना आपको, ठीक है ना। बट एज ए इस क्वेश्चन की तरफ से मैं बोलूंगा, जैसे चैम्बर से क्या निकल रहा है, अणु, तो ऐसे याद कर लो। रसेल ने क्या निकाले, द्वितारक निकाले, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर निहारिका नेबुला, तो ये लाप्लास हो गया, ठीक है। तो ये निहारिका क्या कर रही है, निहारिका को किसने बोला, लेप्लास दे, निहारिका प्लास दे, तो ये निहारिका क्या हो गई, प्लास हो गई, लाप्लास हो गई, ठीक है। फिर द्वितारक को आप ऐसे याद कर सकते हैं, रसेल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा,
ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है ये समाचार संबंध से है, रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे ऊपर है स्वदेश मित्र, ठीक है। तो स्वदेश मित्र जो समाचार पत्र था ये तमिल भाषा का था, ठीक है। तमिल भाषा का समाचार पत्र था और 1882 में क्या होता था, ये छपता था, ठीक है। और इसको कौन छापते थे, तो इसको छापते थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। और जो आप द हिंदू पढ़ते हैं ना, यूपीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं द हिंदू, ठीक है, द हिंदू पढ़ते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर भी है, नो डाउट, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, जनसत्ता हो गया हिंदी में, ये सारे बहुत ही अच्छे क्या हैं, दैनिक भास्कर हो गए, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। तो जो द हिंदू था इसको भी देख लो, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो ये कब आया था, तो 20 सितंबर 1878 में आया था ये, ठीक है, द हिंदू लॉन्च हुआ था। और शुरुआत में क्या था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये क्या था, शुरुआत में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन 1889 में क्या हुआ कि ये दैनिक समाचार पत्र हो गया और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है, चाइना बोला मैं, चेन्नई में है, ठीक है। उस टाइम पे कहाँ पर था, मद्रास में था, और अब कहाँ पर है, चेन्नई में है। मतलब मद्रास का ही नाम तो क्या हुआ है, चेन्नई हुआ है, तो ठीक है, ये है, ठीक है। फिर बंगाली नामक जो समाचार पत्र था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था, ठीक है। और जैसे ममता बनर्जी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो बंगाली और ममता बनर्जी ऐसे याद कर लो कि बनर्जी जैसे ममता बनर्जी और बंगाल, तो वो बंगाल के सीएम है वर्तमान में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो ये अपना बंगाली निकाला था। फिर सुधारक, देखो ये जो न्यूज़पेपर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है, तो जो गोपाल गणेश अगरकर थे ना, ये पहले क्या करते थे, जो बाल गंगाधर तिलक, हाँ यहाँ पर लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, उनका जो केसरी समाचार पत्र था वहाँ पर ये काम करते थे। कौन, गोपाल गणेश अगरकर यहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे। लेकिन इनका क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जी के साथ क्या हुआ, मतभेद हो गया। तो जैसे इनका अपना मतभेद हुआ तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सुधारक नामक समाचार पत्र निकाल दिया। अब सुधारक नामक समाचार पत्र ना 2 भाषाओं में आता था, मराठी और इंग्लिश दोनों में आता था, ठीक है। पुणे में आता था ये, और ये क्या दिखाता था उस समाचार पत्र में, सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करता था, ठीक है। ये आपके पास ना आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस हिसाब से आपका पेपर है ना, वो ऐसा पेपर नहीं बन रहा, वो बहुत अच्छा पेपर बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को देखना है कि जो आपके कल्चरल एस्पेक्ट को इफेक्ट कर रही हूँ, जो आपके सोशल रिफॉर्म को एस्पेक्ट कर रही हो, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपरों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आई है। फिर देखो इंडियन मिरर एकमात्र ऐसा अखबार था कि जो भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी अखबार था। क्या था, इंडियन मिरर क्या था कि जो भारतीयों द्वारा पहला क्या था, अंग्रेजी अखबार था। और ये दैनिक समाचार पत्र था। ये कैसा समाचार पत्र था भाई, तो दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। पहले इसका संपादक कौन करते थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी करते थे, मनमोहन घोष जी करते थे। पर बाद में इनको इस समाचार पत्र को किसने संभाला, तो एन सेन ने संभाला। किन्होंने संभाला, एन सेन ने संभाला, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, अब जो न्यूज़पेपर ना फर्दर आगे वाले उसमें आएंगे, किसमें, पेपर में आएंगे, तो वहाँ पर भी हम अच्छे से डिटेल करेंगे। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसको क्या कर दो, अपने दिमाग में बैठा दो। ये तो एटलीस्ट आपको भूलने नहीं चाहिए। और जो इसके आसपास की जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, जैसे द हिंदू के बारे में बता दिया, ठीक है, सुधारक के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, जैसे कि बीजीटी मतलब बाल गंगाधर तिलक जी के साथ भेदभाव हुआ था केसरी के समाचार पत्र में। फिर जो सुधारक आया था वो मराठी और इंग्लिश में आया था, मतलब आता था, ठीक है। फिर पुणे से आता था, ठीक। फिर सोशल रिफॉर्म से ये आपके अगले पेपर में भी बन सकते हैं, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करो, इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसा रट के चले जाओ, स्वदेशी सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, इंडियन मिरर, ठीक है, चलो ठीक है, खत्म, पढ़ लिया, नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसा करो जैसे जो आसपास के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सोशली इंपैक्ट करते हैं, जो कल्चरली इंपैक्ट करते हैं, जो पहले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो वही घूम फिर के आते हैं। थोड़ा सा ना अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश करो कि जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो वो कभी भी अननेसेसरी वाले एस्पेक्ट को नहीं देखता, वो हमेशा ऐसा एस्पेक्ट को देखता है कि वो कल्चरली कैसे इफेक्ट करते थे, वो इकोनॉमिकली कैसे इफेक्ट करते थे, वो पहले थे, अंतिम थे, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं था कि कोई महिला हो, ठीक है। क्योंकि जो वनरेबल सेक्शन होता है ना, जो वनरेबल सेक्शन होता है, जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, थर्ड जेंडर हो गया, तो जब ये यहाँ से जो कुछ नया होता है ना, तो ये पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है आगे भी पढ़ते हुए, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे क्वेश्चन करते हो, चाहे पीवाईक्यू करते हो, तो वहाँ पर, ठीक है। अब जो 11वां एक क्वेश्चन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और किससे रिलेटेड है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड है। ठीक है, अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। और 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जयंती होती है। तो गांधी जी का सपना क्या था, ग्राम स्वरोजगार के पक्षधर थे वो। गांधी जी क्या थे, ग्राम स्वरोजगार के पक्षधर थे। और उनका एक एम था कि क्या, कि गाँव का जो डेवलपमेंट हो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो यूनिलेटरल डेवलपमेंट ना हो भैया, वो कैसा हो, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो। मतलब कृषि में डेवलपमेंट हो, पशुपालन में डेवलपमेंट हो, कृषि सड़क अच्छी बने, शिक्षा अच्छी हो, कुटीर उद्योग के तो वो बहुत बड़े सपोर्टर थे ही। ठीक है, कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो इसीलिए कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसका जो मेन मोटिव था ना वो क्या था, कि सरकार केवल तकनीक और आर्थिक मदद देगी। मतलब वो फ्री बीज वाली बात नहीं थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। ठीक है, वो क्या देगी, सरकार केवल क्या देगी, तकनीक देगी आपको और आर्थिक मदद देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, और तकनीकी देगी। उसके बाद आपको अपने आप उसको क्या करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। और ना बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसमें ना अमेरिका ने भारत की मदद करी थी। और अमेरिका की जो फोर्ड फाउंडेशन है ना, उन्होंने भारत की मदद करी थी। और कैसे मदद करी थी, तो केवल आर्थिक मदद करी थी, तकनीकी में मदद नहीं करी थी। इस बात को फिर से नोट करके रखना, ये क्वेश्चन दोबारा कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो जो अमेरिका थी, अमेरिका ने क्या करा था कि फोर्ड फाउंडेशन के तरीके से मदद करी थी, भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मदद करी थी। और कैसी मदद करी थी, तो आर्थिकी एस्पेक्ट में मदद करी थी। लेकिन क्या हुआ कि भाई सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है ये असफल रहा। ठीक है, विफल रहा। क्यों विफल रहा, तो सबसे बड़ा कारण इसका रेड टेपिज्म, जो आप लाल फीताशाही बोलते हो ना, सरकारी प्रभुत्व का बढ़ना। ठीक है, उसमें हर जगह में क्या, सरकारी कार्यालयों की क्या करना, चक्कर काटना, वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज जैसे चीज़ों को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पंचायती राज में हम जब भी पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी पंचायती राज को लाने के लिए, तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, 1957 में बनी थी। अब यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट बात, देखो आपको पता है ना कि पंचायती राज जो समिति, पंचायती राज है, जो हमारे पास पंचायती राज है, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है। मतलब पावर का विकेंद्रीकरण की बात करता है। मतलब वो कहता है कि पावर एक व्यक्ति के पास ना हो। जैसे रेड टेपिज्म में क्या होगा भाई, जो सरकारी अधिकारी रहा होगा उसके पास सारी पावर दे दी। तो जब सारी पावर दे दी तो वो अपने हिसाब से काम चला रहा होगा, अपने वालों को फायदा दे रहा होगा। ठीक है, जिसने उसके साथ थोड़ा सा वैसा व्यवहार कर दिया उसको बिल्कुल ही खत्म कर दे रहा होगा। लेकिन पंचायती राज में ऐसा नहीं है। पंचायती राज में क्या है, पंचायती राज सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है लोकतंत्र का। देखो खुद सोचो कि गांव का प्रधान होता है, आप उसके घर में जाके उसको गालियां दे सकते हो कि तूने ये काम क्यों नहीं करवाया ढंग से, यही तूने ये काम सही क्यों नहीं करवाया। ठीक है, तो मतलब आप जब, इसका मतलब क्या है, जो गांव का प्रधान है, मतलब जो गांव का राजा है, आप उसको सीधा प्रत्यक्ष तौर पर बता रहे हो कि भाई ये समस्या है, इसको सॉल्व कर। इससे अच्छा लोकतंत्र क्या हो सकता है। ठीक है, तो यही क्या दिखाता है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की अवधारणा दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये है 12वां क्वेश्चन। ठीक है, और ये खरोष्टी लिपि से संबंधित है। कौन सी लिपि से संबंधित है, खरोष्टी लिपि से संबंधित है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना एक चीज़ याद रखना कि खरोष्टी लिपि भारत की लिपि तो नहीं थी। ठीक है, तो भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी, मतलब हखामनी साम्राज्य था। ठीक है, हखामनी साम्राज्य था। कब, 6 से और 6-5 मतलब 6वीं BC या 5वीं BC में था। और ये क्या करा कि उत्तर पश्चिम से ये क्या आया, इधर आया। ठीक है, उत्तर पश्चिम से आया। ये कौन था, हखामनी साम्राज्य था। तो ईरान के शासकों आक्रमण हुआ, कहाँ पर, भारत में। कहाँ पर हुआ, भारत में क्या हुआ, ईरान के शासकों का आक्रमण हुआ। तो जो ये हखामनी साम्राज्य था ना, इसकी जो भाषा थी या इसकी जो लिपि थी वो कौन थी, अरमाइक लिपि थी। ठीक है, और जो हमारी स्थानीय भाषा थी, ठीक है, जिसको आप ब्राह्मी लिपि कह सकते, तो इसी से क्या बना, इन दोनों से ही क्या बन गया, खरोष्टी लिपि बन गई। अब देखो खरोष्टी लिपि को क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। खरोष्टी लिपि को क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपनी क्या थी, लेकिन जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी उसको हम क्या लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। देखो कई बार यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि खरोष्टी लिपि को कैसे लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। जो ब्राह्मी लिपि थी उसको कैसे लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर मेसिडोनिया इन्वेंशन है। देखो ये तो पता चल गया हो ना कि पारसी आक्रमण थे, पारसी मतलब वहीं के थे। हाँ, पारसी बोलो चाहे ईरानी बोलो, वहीं एक ही बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मेसिडोनिया इन्वेंशन है, मतलब जो मेसिडोनिया का आक्रमण हुआ है, देखो वो तो अलेक्जेंडर से संबंधित है। और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है भारत में, तो जैसे मार्ग मिल गए थे भारत
भारत को, सिक्कों की ढुलाई सीखी थी वहाँ से, ठीक है, कला क्षेत्र में सीखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी हैं, मैसेडोनिया इन्वेंशन से सीखी हैं, ठीक है, किन्होंने, भारतीयों ने, ठीक। अब बाकी जो शक और ये शक आक्रमण या कुषाण आक्रमण थे, इस टाइम पे क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का क्या होता था, पतन हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो 13वां क्वेश्चन है, अगेन मैं कहूँगा कि जैसे हम डीएनए पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली ये वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं ना, ठीक है, मैं आपको ना आज एक चीज़ और भी समझाता हूँ, मतलब क्या चीज़ समझाता हूँ। देखो, जैसा पहला स्टेटमेंट क्या है कि सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सहकारी संघवाद है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, दूसरा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। क्या है दूसरा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो अगर अगली बार क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज अ वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग, तो वो भी सही होगा, ठीक है। मतलब देखो, क्या आप देखो एसडीजी इंडेक्स पढ़ते हो आप, नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ते ही हो, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक पढ़ते हो, जल प्रबंधन सूचकांक पढ़ते हो, निर्यात आयात सूचकांक पढ़ते हो, ठीक है। ये जो सूचकांक है, ये आपको क्या बताते हैं कि भाई राज्य कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर उनके बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो उसी को क्या बोलता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी क्या करता है, ये अवधारणा को लाता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी लाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये दूसरी कथन लिखता है कि नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया। देखो, ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार, जब भी नीति आयोग न्यूज में आया है या सेतु आयोग न्यूज में आया, मैंने आपको उसको नीति आयोग से रिलेट कराया है, और वहां पर हमेशा बताया है कि जो नीति आयोग का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं है, नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब क्या होता है कि जो नीचे की समस्याएं होती हैं वो ऊपर जाती हैं, फिर उस पर एक गहन चिंतन होता है, उसमें एक गहन बात होती है, फिर वो क्या होती है, नीचे की ओर आती है। इस बात को आप याद रखना कि ये क्या है, बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच है। ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच नहीं है। ये क्या है, बॉटम टू अप अप्रोच है, ठीक। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आता है, और कितनी बार क्या ये कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में क्या हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि टीम इंडिया हब, कभी भी ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में बन सकता है कि क्या नीति आयोग टीम इंडिया हब के एस्पेक्ट से काम करता है, तो वो करता है। टीम इंडिया हब मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंटर को ये साथ लेके चलते हैं, ठीक है। नीति आयोग का एक काम ये भी है कि वो स्टेट और जो सेंटर है ये दोनों को साथ लेकर चले, ठीक है, साथ लेकर चले, इस बात को याद रखना। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब का भी काम करता है, टीम इंडिया हब का भी काम करता है, जहां पर वो स्टेट और सेंटर को साथ लेके चलता है, और नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें पता चल गई। फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं भाई। अभी कौन है वर्तमान में, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, जो अब उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, वो कौन है, सुमन बेरी है, ठीक है, वो कौन है, सुमन बेरी है। लेकिन जो सीईओ हैं ये चेंज हो चुके हैं, हाँ, ये डीएनए में लाना भूल गया था मैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया तो मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा ध्यान देना, निधि छब्बर कौन है, ये सीईओ बनी है, और ये कब बनी है, फेब में बनी है, ठीक है। फेब में क्या हुआ था, बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, उनका क्या हुआ था, कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो उसके बाद अब कौन बनी है सीईओ, तो निधि छब्बर बनी है, इसको याद रखना, ठीक है। और आपको अब कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, देखो जितना डिटेल में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, अब आपका काम भी है उतना ही डिटेल में मुझे रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि सेतु आयोग के बारे में कहाँ पर बताना है, अपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, कई बार नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म है। आपको क्या बताना है, सेतु आयोग के बारे में डिटेल में कहाँ पर बताना है, इसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, किस थीम पे ये काम करता है, ठीक है, कैसी कैसी अप्रोच इसकी है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ पर बतानी है, कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, जब मैं इतने डिटेल में आपके लिए काम कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए इतने डिटेल में क्या काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाने के लिए मैं सेतु आयोग को भी बगल में कहीं पर लिख के लिया था, लेकिन मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं, देखो कोई भी टीचर ना आपको केवल मार्गदर्शन दे सकता है,
ठीक है, वो आपके पेपर में खुद कूद के आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है मार्गदर्शन करने का, तो आपको भी सेतु आयोग को इतने ही एस्पेक्ट में क्या करना है, देखना है और कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं जरूर इस बात का वेट करूंगा, मतलब मैं आपका इस आंसर का वेट करूंगा, बल्कि मैं आपके हर आंसर का वेट करता हूँ और हर कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्स भी देता हूँ, हार्ट के रूप में रिस्पॉन्स देता हूँ ना, देता हूँ। ठीक है, तो वो क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं तो अभी 1-2 महीने से ही तो टीचिंग फॉर्म में आया हूँ, है ना, मतलब 11 दिसंबर से। ठीक है, तभी से मैंने लेक्चर बनाने शुरू करे हैं। ठीक है, तो मैं भी लगातार आपके साथ सीख रहा हूँ, है ना, और आपको भी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपका भी परम कर्तव्य है मुझे वापस इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देने का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, कि पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये पारिस्थितिकी कृषि बोलो चाहे जैविक खेती बोलो, ठीक है, ये क्या इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना। ठीक है, तो पहला जैविक जो अपना राज्य बना था, घोषित किया था, किसको किया था, सिक्किम को किया था। किसको किया था, सिक्किम को किया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2-3 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सिक्किम था। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि उत्तराखंड जैविक राज्य घोषित है या नहीं है, और है तो कब किया गया, नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, ये कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक, तो ये भी हो गया। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये फिर कंप्यूटर से संबंधित है और ये ओएसआई से संबंधित है। ठीक है, ओएसआई मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग लेयरें होती हैं, मतलब जैसे यहाँ पर बोला है ना HTTP हाइपर लिंक टेक्स्ट, क्या हाइपर लिंक, रुको 1 मिनट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शायद इसका ये होता है, WWW हो गया, FTP हो गया, टेलनेट। देखो टेलनेट क्या होता है, रिमोट वाले चीज़ों में यूज़ होता है टेलनेट। जैसे आप अपना रिमोट यूज़ करते हैं ना, वो टीवी का होता है, ये तो वहाँ पर टेलनेट वाली लेयर चलती है। ठीक है, SMTP तो ये मेल वाली होती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें क्या बोला कि HTTP, WWP, FTP, टेलनेट हो गया, SMTP हो गया, का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इसका आंसर तो एप्लीकेशन लेयर होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन लेयर होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हम सारी लेयरों के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो जो ट्रांसफर लेयर होती है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, ये इसमें 4 लेयर होती हैं, बेसिकली इसमें 4 लेयर होती हैं, और ये डाटा को क्या करती है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की में भेजती है। मतलब ये क्या करती है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये क्या करती है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की ओर डाटा को ट्रांसफर करती है। लेकिन जो फिजिकल लेयर होती है, अब देखो यहाँ पर फिजिकल शब्द है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हार्डवेयर कनेक्ट होगा, और ये सबसे निचली लेयर होती है, और इसमें क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर से कनेक्टेड होती है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, कि जो इसमें क्या बोलते हैं, जो केबल्स हब होते हैं ना, वो इसमें यूज़ होते हैं, केबल्स हब सिग्नल इसमें यूज़ होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का काम नहीं करता ये। ठीक है, इस बात को याद रखना कि इसमें क्या नहीं होता, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल काम नहीं होता। कभी भी ये आपके ना दोबारा से ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, बाकी आपको पता है नेटवर्क लेयर तो पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, जो अपने राउटर वगैरह में यूज़ होते हैं, ये वहाँ पर होती है। और जो एप्लीकेशन जो लेयर है, ये यूज़र और कंप्यूटर लेयर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है। नेटवर्क लेयर में हमेशा एक बात याद रखना, जब भी IP लिखा हुआ आएगा तो वो नेटवर्क लेयर होगा। जब भी फिजिकल लेयर होगा तो आप यहाँ पर वहाँ पर केबल हब सिग्नल की बात करना। ठीक है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का कोई काम नहीं है। और जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा तो वहाँ पर क्या करना है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब जो 16वां क्वेश्चन है ये आर्थिक सुधार से संबंधित है, और ये तो न जाने मैं फिर से कितनी बार आपको बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि प्रक्रिया कब जारी की गई थी, तो जुलाई 1991 में जारी की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फॉरेन एक्सचेंज लगभग उस टाइम पे हमारा क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, ये नहीं के बराबर था। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे, और इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे। उस टाइम का बजट भी इन्होंने क्या करा था, पेश किया था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक घटना हुई थी, LPG की घटना हुई थी, जिसमें L मतलब होता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियों को स्वतंत्रता दी गई थी। P मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर क्या हो गया था कि सरकारी कंपनियों के अंदर की जगह में क्या होना स्टार्ट हो गया था, प्राइवेट कंपनी आना शुरू हो गई थी। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो गया था कि भारत में अब विदेशी कंपनियां भी क्या कर रही थी, उन्हें आने की क्या थी, अनुमति थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जो ये अगला क्वेश्चन है ना, ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो हमने थोड़ा सा पहले ब्रह्मांड पढ़ा ना, ब्रह्मांड पढ़ा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्मांड पढ़ा। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, प्लेट विवर्तनिकी है। और जो 11 की जो दूसरी किताब है, दूसरी किताब का मतलब मेरा उससे रिलेटेड है, एक भारत का भूगोल है और एक दूसरी किताब है। ये क्वेश्चन वहाँ से आया है।
ब्रह्मांड और क्या है भूगोल है शायद वो एनसीईआरटी की, ठीक है। अब अगर आपने वो किताब बहुत अच्छे से पढ़ी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कोई अन्य किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा न्यूज़पेपर के साथ रहो, बेसिक के साथ रहो और आपका पेपर आराम से निकलेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये पेपर का फॉर्मेट है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो प्लेटो के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है, मतलब कहा जाता है, ठीक है, ये सही बात है। और जो ये प्लेटें होती है ना, ये मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। तो जब ये प्लेटें मैग्मा के ऊपर तैरती हैं तो जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, उत्पन्न भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है तो तब क्या बनते हैं भाई, पर्वत बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो हमारी प्लेट है, ठीक है, हमारी जो प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है वो क्या करती है, यूरेशियन प्लेट से, सॉरी जो एशियन प्लेट है ना, वो ऊपर चढ़ रही है जो, ठीक है। तो उससे क्या बन रहे हैं, पर्वत बन रहे हैं, ठीक है भाई, पर्वत बन रहे हैं, ठीक है, पर्वत बन रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें एक चीज घटना होती है, जो भूकंप सॉरी ज्वालामुखी बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो प्लेट विवर्तनिकी के बारे में है, जो प्लेटों का विकास है, प्रकृति है और गति है, इसके परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मैग्मा में तैरती हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि भारत पूरे विश्व में इतनी बड़ी प्लेटें हैं, फिर छोटी छोटी प्लेटें हैं। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। अगर ना मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना जो जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जहाँ पर क्वेश्चन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर सीधे सीधे चले जाओ एनसीईआरटी में, पढ़ लो वो चैप्टर अच्छे से, ठीक है, आपका काम बन जाएगा जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है कि घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिकी स्थिरता और समस्थिति काम करती है। इसको आइसोस्टे कहते हैं, ठीक है। अब क्या देखो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या है, क्रस्ट है। आपको पता है पृथ्वी के अंदर क्या है, क्रस्ट है। और वो क्रस्ट क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है और स्टेबिलिटी का देने का काम करता है किसको, अपनी पृथ्वी को, ठीक है। इसीलिए तो क्या होता है कि इतनी तेजी से क्या कर रही है पृथ्वी, अपनी धुरी पे घूम रही है। तो अपने जो क्या है माउंटेन है वो वैसे के वैसे ही है, जो समुद्र है उसमें इतनी हलचल नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती कि जो ये क्रस्ट है ये क्या करता है, बैलेंस और स्टेबिलिटी देने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, आइसोस्टेसी का, इसको कहते हैं आइसोस्टेसी, इसे ही कहते हैं कि जब क्या करता है कि पृथ्वी की क्रस्ट क्या करती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी का काम देना करती है, शुरू करती है, मतलब, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है ये विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं। तो 4 पार्टीशन वो हो सकते हैं। जब आप अपना फोन कंप्यूटर देखते होंगे ना, लोकल डिस्क सी ड्राइव में आपकी विंडोज़ और सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। फिर एक ड्राइव ई होती है, वहाँ पर आपके जैसे शादी ब्याह के कुछ भी होगा स्टोर। फिर एक ई ड्राइव भाई, एक और ड्राइव होगी उसमें आपने पढ़ाई की चीज़ों को इंस्टॉल किया होगा। एक और ड्राइव पार्टीशन बना सकते हैं वहाँ पर, जैसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट वो जो अलग से एक छोटी सी ड्राइव बनती है ना, वो बूट करती है कंप्यूटर को, वो क्या करती है, बूट करती है वो कंप्यूटर को, सॉरी है ना, वो क्या करती है, बूट करती है। लेकिन ये क्या था, ये पुराने जो विंडोज़ है उसमें था। लेकिन जो नया विंडोज़ सिस्टम है, जो 10 और 11 विंडोज़ है जो आप चला रहे होंगे अभी, विंडोज़ 10 पे काम करते हैं, विंडोज़ 11 पे काम करते हैं, तो वो जीपीटी के आधार पर है। वो क्या नहीं है, वो MBR तकनीक पर नहीं है, वो MBR डिस्क पे नहीं है, वो जीपीटी डिस्क में गाइड पार्टीशन टेबल, GUID, इसको गाइड ही पढ़ेंगे ना, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, पर जो भी पढ़ेंगे गाइड पार्टीशन टेबल पे करती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं। अगर यहाँ पर विंडोज 7 की जगह ना विंडोज 10 आ जाता माना, और यहाँ पर ये ऑप्शन होता है तो नन ऑफ दिस हो जाता आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, बट वहाँ पर कितने पार्टीशन हो सकते हैं, तो 128 पार्टीशन हो सकते हैं, 128 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखो अब यहाँ पर देखो जीपीटी में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये क्वेश्चन अगली बार ऐसा नहीं आ सकता कि विंडोज़ 10 में कितने बेसिक पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। जीपीटी मतलब यहाँ पर लिखा भी रहेगा कि गाइड पार्टीशन टेबल में कितने प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है। और ये भी जो किताब है ना, ये 11-12 की जो जनरल कंप्यूटर की किताब है ना एनसीईआरटी की, ये क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो ये कहीं से नहीं आए हैं। ये जब मैं खुद जब आपके लिए ये तैयार कर रहा था ना, ठीक है, तो मैंने भी वहाँ से उन्हीं कंप्यूटर जो एनसीईआरटी के जो 11-12 के जनरल कंप्यूटर के बुक्स हैं वहाँ से देखे हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो ये ज़्यादा घचड़ पचड़ दिख रही होगी, इस क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत करता है। देखो हमने बहुत बार पढ़ा है आर्टिकल 108, ठीक है, कि क्या होता है कि जब भी गतिरोध की स्थिति होती है, जब भी संयुक्त सत्र बुलाना होता है या आहूत करना होता है, तो कौन बुलाते हैं भाई, अपने राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी बुलाएंगी, ठीक है। लेकिन
लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो वो कौन बनेगा? लोकसभा का स्पीकर बनेगा। लेकिन एक बार यूपीएससी यहाँ भी नहीं रुकी, नहीं सॉरी, एक बार यूपी पीसीएस यहाँ भी नहीं रुका। यूपी पीसीएस ने बोला कि अगर लोग देखो क्या हुआ, ज्वाइंट सिटिंग हुई, लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित थे, तो फिर कौन बनेंगे? तो फिर वहाँ पर आंसर आया क्या बना कि वहाँ पर आंसर आया कि जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा वो क्या बनेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, जो उपाध्यक्ष होगा लोकसभा का, जो उपाध्यक्ष होगा वो क्या करेगा? उस संयुक्त अधिवेशन की क्या करेगा भाई? संयुक्त सत्र की क्या करेगा? उसको आहूत करेगा, वहाँ पर क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। लेकिन यूपीएससी उससे आगे घूम गए। यूपीएससी ने बोला भाई कि लोकसभा स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है, तो फिर कौन बनेगा? तो वहां पर आंसर क्या होना चाहिए? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के सभापति नहीं, क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, वो सॉरी, वो मतलब वहां से चुने नहीं होते, वो राज्यसभा से थोड़ी चुने होते हैं। मतलब अगर आप राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति की बात कर रहे हो तो उनका क्या होता है? इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन तो होता है। उपराष्ट्रपति का क्या होता है? इलेक्शन होता है ना, वो चुने नहीं होते हैं। किससे? राज्यसभा से। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा आंसर? अगर ये भी ना हो, लोकसभा के स्पीकर ना हो, तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। और ये भी ना हो तो कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति क्या करेंगे? उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 19वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, अब ये देखो ना, ये भले ये हल्का क्वेश्चन है, बट अगली बार हल्का क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा मत करना आयोग से, क्योंकि आयोग हमारा सगा नहीं है। ठीक है, आयोग का काम है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेल करना। ठीक है, क्योंकि योग्य छात्र तो उसे फिर भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल 14 है, सबसे पहले हम देखो आर्टिकल 14 को देखते हैं। और आर्टिकल 14 में दो बातें होती हैं। सबसे पहले होता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये एक ब्रिटिश अवधारणा है। ठीक है, ये एक ब्रिटिश अवधारणा है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि सबके लिए कानून बराबर है, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित। ठीक है, सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। माना कि किसी गरीब ने क्या करा, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसने कोई क्या करा, अपराध किया। कोई अमीर आदमी है, उसने अपराध किया, तो दोनों के लिए लॉ क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, माना कोई शिक्षित व्यक्ति ने क्या करा, कोई क्राइम किया, ठीक है, और किसी अशिक्षित व्यक्ति ने क्या करा, क्राइम करा, तो उन दोनों के लिए क्या होगा? लॉ समान होगा। ये एक ब्रिटिश अवधारणा है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और ये हमारे क्या है? आर्टिकल 14 में है। लेकिन एक चीज़ और भी है हमारे आर्टिकल 14 में, और ये खूबसूरती है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये खूबसूरती है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की। और वो खूबसूरती क्या है? तो वहाँ पर क्या बोलते हैं भाई? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ गए होंगे आप कि ब्रिटिश से लिया गया है ये। और यहाँ पर क्या होता है कि सबके लिए क्या होंगे? समान अधिकार होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे? सबके लिए समान अधिकार होंगे। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है? ये अमेरिका की अवधारणा है। और यहाँ पर परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। ठीक है, परिस्थितियाँ कैसी देखी जाएंगी कि भाई जैसे कोई अशिक्षित है, ठीक है, और उसको किसी लॉ के बारे में नहीं पता। माना मुझे यही नहीं पता कि सड़क के दाईं ओर चलना है या बाईं ओर चलना है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। हाँ, हमें आज दिन तक लगता था कि हमेशा हमें बाईं ओर चलना है। देखो मैं आपको एक नई चीज़ भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये गूगल कर लेना, थोड़ा ये रोचक तथ्य है कि हमें हमेशा क्या लगता था कि सड़क के बाईं ओर चलो। ठीक है, सड़क के बाईं ओर चलो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा सड़क के दाईं ओर चलो। ठीक है, क्या चलो? हमेशा सड़क के दाईं ओर चलो। अब मुझे पता है कि कई लोग इससे ऑफेंड हो रहे होंगे, लेकिन ये राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले ये चीज़ें लागू करी थी। कि किसने बोला कि सड़क के बाईं ओर? कहाँ लिखा है सड़क के बाईं ओर चलो? बताओ, कहीं नहीं लिखा है कि सड़क के बाईं ओर चलो। हमेशा ये होता है कि सड़क के दाईं ओर चलो। इसका मतलब क्या है? सड़क के दाईं ओर मतलब क्या है? देखो आप अगर सड़क के बाईं ओर चलते हैं, ठीक है, अगर आप सड़क के बाईं ओर चलते हैं, ठीक है, सड़क के बाईं ओर चलते हैं, तो आपको क्या, सामने से आने वाली गाड़ी तो आपको दिखेगी ना। ठीक है, सामने से आने वाली गाड़ी दिखेगी। ठीक है, लेकिन अब जब सड़क के दाईं ओर से चलोगे तो आपको देखो मतलब सॉरी, जब आप सड़क के बाईं ओर चलोगे तो आपको पीछे से आने वाली गाड़ी नहीं दिखेगी। और वो भी तो बाय रूल को फॉलो करती है, वो भी तो क्या करती है? बाय रूल को फॉलो करती है, और वो आपको दिखेगी नहीं, और वो आपको ठोकर मार के चली जाएगी। लेकिन जब आप सड़क के दाईं ओर चल रहे हो, माने ये सड़क है, हाँ, इसको याद रखना, ये सड़क है, ठीक है, अब आप सड़क के दाईं ओर चल रहे हो, तो जो बाईं, देखो आगे से आने वाला वाहन तो आपको दिख रहा है ना, आगे से आने वाला वाहन दिख रहा है, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पीछे से तो नहीं दिख रहा है। लेकिन
आपको पता है कि गाड़ी को तो हमेशा बाएं ओर, क्योंकि वो स्टीयरिंग रूल है, पैदल चलने वालों के लिए नहीं है ये, मतलब ये जो दाएं बाएं वाला रूल है ना, ये पैदल चलने वालों के नहीं है। जो ये दाएं बाएं चलने वाला रूल है वो स्टीयरिंग वाले लोगों के लिए है, मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं। तो जो देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इधर से चल रहा है, तो ये तो अपना तो दाएं चलना है ना भाई, तो ये इधर चल रहा है, तो गाड़ी वाला तो इधर से निकल लेगा, ठीक है, गाड़ी वाला इधर से निकल लेगा, लेकिन इसको तो पीछे नहीं दिखता। अब अगर वो माना बाएं तरफ चल रहा है तो उसको आगे की चीज़ें तो दिख रही हैं, लेकिन गाड़ी वाला भी बाएं चल रहा है, ये भी बाएं चल रहा है, ये इसको ठोक के भाग सकता है कभी, पर इसको ये पीछे वाला नहीं दिखेगा, ठीक है, पर यहाँ पर एक सुरक्षा है। तो ये बात भी थोड़ा सा याद रखना, मतलब ये पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गई एकदम से, ठीक है। तो ये मतलब ये एक बहुत रोचक तथ्य है, मुझे ना अब मैं अपने जीवन के जिस अवस्था में हूँ, मतलब ये मान के चलो कि +25 में हूँ, ठीक है, तो मुझे ये अब चला पता, ठीक है, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ जब मुझे ये चीज़ें पता चली। तो देखना जरा, आपको क्या पता, आप मुझसे थोड़ा सा छोटे होंगे तो आपको बहुत जल्दी पता चल गया, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो फिर आप उसी चीज़ का शिकार हो चुके हैं जिस चीज़ का मैं शिकार था, ठीक है। और थोड़ा इसको गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। और अगर आपका डिबेट करने का मन करे तो कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि माना कोई अशिक्षित है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और मैंने वो अपराध कर दिया, तो मुझे कानून वहाँ पर कानून की एक बात तो रखेगा ना कि भाई मुझे पता ही नहीं था तो मैं कहाँ से करूँ ये काम, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, मतलब यहाँ पर परिस्थिति के हिसाब से क्या देखा जाएगा, गुनाह को देखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, अगर उसने कोई गुनाह किया तो उसे ज़्यादा मिलेगी, क्या बोलते हैं इसको, अरे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा उसे। अगर किसी ने कोई कम पढ़ा लिखा है, उसे कोई अभिज्ञानता है, उसे मतलब ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, तो उसे क्या दिया जाएगा, कम वो दिया जाएगा, क्या, दंड, ठीक है। तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये देखो, आपको ना एक चीज़ पता भी होगी कि ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए, मतलब आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल है जो केवल और केवल किसको मिले हैं, इंडियन को मिले हैं, जो भारतीय नागरिक है उन्हें मिले हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारे आर्टिकल हैं, जो जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, ये आर्टिकल किसके मिले हैं, ये दोनों को मिलते हैं, मतलब विदेशियों को भी मिलते हैं और जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन इस पर विशेष छूट है, ठीक है। वो किन के लिए है, राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल के लिए, और जो विदेशी राजनयिक होते हैं, जैसे जो IFS ऑफिसर होते हैं, उनके लिए इसमें क्या है, थोड़ा छूट है, ठीक है। अब थोड़ा ये तो हमने कर दिया, आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ लिया। अब आर्टिकल थोड़ा 19 के बारे में देख लेते हैं। तो 19 में क्या है, बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो देखो आर्टिकल 19(1)(a) होता है, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 1 ही बोल देते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 1A आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(b) क्या देता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(c) क्या देता है, संघ बनाने की शक्ति देता है, मतलब अधिकार देता है आपको, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है, घूमने का अधिकार देता है आपको। फिर आर्टिकल 19(1)(e) क्या करता है, निवास करने का स्थान देता है, मतलब निवास करने की बात करता है। लेकिन जो आर्टिकल 19(1)(f) था, ये संपत्ति की जुटाने का अधिकार था, और यहाँ इसको क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, लैप्स कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। फिर जो 19(1)(g) है, उसको क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब तो ये तो आपको पता है कि 19(1), लेकिन 19(2) भी एक आर्टिकल खतरनाक है, और ये आपको क्या करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके पास, युक्त 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 प्रतिबंध लगाता है आपके पास, ठीक है। मतलब आपको अगर बोलने की भी आज़ादी है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ, ठीक है। वो तो संबंधित राज्य पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर सम्मेलन करने का अधिकार है और आप वहाँ पर क्या करते हैं, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक उस पर कहीं पर धरना देना स्टार्ट कर देते, तो वहाँ से भी आपको हटाया जा सकता है। वो सरकार को कौन देता है, शक्ति 19(2) देता है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करो, मतलब अगर आपको ये पता नहीं है तो, ठीक है। वैसे मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 में क्या है, तो ऑब्वियसली बात है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ठीक है। जब भी इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 को क्या नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में, ठीक। अब आर्टिकल 32 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का दिल और आत्मा कौन है, आर्टिकल 32 है। और ये किसने दिया था, तो अपने भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था, ठीक है। कई बार ये कथन भी आ जाता है कि ये किसने बोला था, तो ये किसने बोला था, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है, सॉरी।
अब देखो आर्टिकल 32 में तो क्या है, रिट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स में ही रिट जारी कर सकता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर केवल फंडामेंटल राइट्स में ही क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 226 के अंदर फंडामेंटल राइट और कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखो कि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स में तो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, लेकिन साथ साथ में क्या कर सकता है, अन्य कानूनी अधिकारों में भी क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। जैसे आर्टिकल 300A है ना, वो क्या है हमारा, वही तो संपत्ति का अधिकार था, है ना, जो यहाँ से हटके क्या बन गया था, हमारा कानूनी अधिकार बन गया था। तो वहाँ पर भी रिट जारी कर सकता है कौन, अपना हाई कोर्ट। और कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 226 आर्टिकल के तहत। अब रिट कितने प्रकार की होती है, तो रिट होती है 5 प्रकार की भाई। ठीक है, रिट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस को याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, चलो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस, तो यहाँ पर क्या बोला है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको मेरे सामने लाओ। ठीक है, तो कोर्ट आदेश देता है और क्या बोलता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को, है ना, ये आदेश देता है कि जो सरकारी, मतलब या तो सरकारी व्यक्ति है या निजी व्यक्ति है, ये दोनों के लिए जारी होता है और मेरे सामने लाओ उसको। ठीक है, किसके सामने, मेरे सामने, मैं सॉरी हाँ, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने बोलता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो लाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर गैर कानूनी तरीके से उसे हिरासत में लिया गया तो उसे तुरंत भी वहाँ पर छोड़ा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा है परमादेश, इसको क्या बोलते हैं भाई, मैंडमस कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये, हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं, किसे आदेश देते हैं, किसी सार्वजनिक अधिकारी को, सरकार को और निचली अदालत को आदेश देते हैं। क्या बोलते हैं कि कानूनी या संवैधानिक कर्तव्य निभाने से अगर ये मना करते हैं, अगर ये लोग क्या करते हैं, कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य मनाने से ये मना करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या आ जाता है, परमादेश आ जाता है, मैंडमस आ जाता है। ठीक है, तो दो तो आपने पढ़ ली, हैबियस कॉर्पस पढ़ लिया, मैंडमस पढ़ लिया। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन में क्या है, प्रतिषेध। और ये क्या होता है कि जो ऊपरी अदालतें होती हैं ये नीचे अदालतों के लिए बोलते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, जो जिला अदालतें होती हैं हमारी, ये जो ट्रिब्यूनल होती हैं, वो ये उनके खिलाफ होती हैं और उन्हें रोकता है, उन्हें मना करता है। किस चीज़ के लिए, कि अगर क्या करती है कभी कभी कि निचली अदालत और ट्रिब्यूनल क्या करते हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करते हैं या कार्रवाई के दौरान, मतलब सुनवाई कर रहे होते हैं और ये कार्रवाई चल रही होती है, तो तुरंत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रतिषेध मतलब रिट को जारी करता है और उन्हें ये करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये जारी कार्रवाई जारी रहती है तो उसने रोक देता है। ठीक है, और अपर अदालतें किसको, निचली अदालतें या ट्रिब्यूनल को रोक देती हैं। फिर चौथा होता है उत्प्रेषण, सरसरी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो छोटी अदालतें होती है ना, वो अपना निर्णय दे चुकी होती हैं, मतलब जो निचली अदालतें होती हैं वो अपना निर्णय दे चुकी होती हैं, तो निचली अदालत के आदेश को रद्द कर देती है ये अपनी ऊपरी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या मामले को अपने पास ट्रांसफर कर देती है, मतलब सरसरी मतलब सरका दो। ठीक है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं कि ये जो भी है, ये जो आपने जुडिक्शन दे दिया है उसको मेरे को दे दो, मैं इसको रिव्यू करूंगा या देखूंगा ये क्या होता है, ये करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया सरसरी। पांचों आता है सो वारंट। अब सॉरी यहाँ ये जगह नहीं थी इस पेपर में तो इधर उधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो पढ़ने से मतलब है ना। अधिकार परीक्षा, तो कोर्ट पूछता है कि किस अधिकार से तुमने ये काम कर दिया, मतलब किस अधिकार से कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो क्या है, कानूनी रूप से योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या लाया जाता है, सो वारंटो लाया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और मैंने कोशिश करी है आपको आर्टिकल 32 को ढंग से पढ़ाने की, मतलब डिटेल में पढ़ाने की। इवन कि आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, जितना भी इस पेपर में जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था मैं आपको लाने की कोशिश करें। अब देखो हम पॉलिटिकल लेक्चर में तो बैठे नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो नहीं पाता है फिर। ठीक है, अब जो 21वां क्वेश्चन है ये अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एप्लीकेबल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इसको आप इजीली कर सकते हैं। भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होता है। देखो हम ना पश्चिमी विक्षोभ के बारे में डीएनए में पता नहीं कितने बारे में पढ़ चुके हैं, चिलिंग आवर्स, ये आवर्स, वो आवर्स। ठीक है, ठीक, तो जो 75% बारिश होती है वो किस कारण होती है। अब अगर डीएनए आप फॉलो करते हैं ना तो आपको इन क्वेश्चनों के रिलेवेंस पता चल रही होगी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उससे भी आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर क्या है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो भारत में होती है वो कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब होता क्या है, देखो जून के महीने में क्या होती है,
जो भारतीय भूमि है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। जो हिंद महासागर है, ठीक है, वो ठंडा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सॉरी यहाँ पर जो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं पेन पे ध्यान था मेरा, ठीक है। ये क्या है, अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये क्या है, हिंद महासागर है नीचे, ठीक है, हिंद महासागर है। अब गर्मियों में क्या होता है, जब यहाँ पर गर्मियाँ होती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा हमने क्या देखा है कि हाई से लो की तरफ जाता है ना, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर ही तो आती है। तो यहाँ से सारी चीज़ें कहाँ आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट में आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो लो प्रेशर बेल्ट में आती हैं तो अपने साथ नमी लाती हैं, ऑब्वियसली बात है। यहाँ क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर क्या है, ऊपर हमने जो क्या पर क्या पढ़ते हैं हम, कर्क रेखा पढ़ते हैं ना, यहाँ पर हाँ कर्क रेखा पढ़ते हैं। इसके बीच में जो जितना भी काम होता है वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। और यहाँ से क्या होती है, वाष्प बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो जब उड़ती है तो वो अपने भारत की तरफ आती है, और जब जब अपने भारत की तरफ आती है तो क्या करती है, यहाँ पर बारिश खूब करती है, ठीक है। जो 80 से 75-80% जो बारिश होती है ना, वो केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। दक्षिण पश्चिम मतलब इधर से उड़ती हैं ये, ठीक है, अरब सागर से, ठीक है। तो जून में ये केरल में प्रवेश करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, सितंबर में पूरे देश तक फैल जाती हैं, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्व मानसून कुछ होता नहीं है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून ये क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में आता है। और इसमें फिर अगेन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है, जमीन में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है, और हिंद महासागर में लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ से फिर वापस इधर की ओर आना शुरू होती है। फिर क्या होता है कि तटीय जो वो होते हैं, राज्य होते हैं, वहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। और इसका परसेंटेज कितना है, तो 10 से 12% के आसपास है ये। फिर शीतकालीन मानसून है, तो जो अपना क्या होता है, जो भूमध्य सागर है, वहाँ से जो हवाएं उड़ती है, जो कैस्पियन सी है, मतलब वहाँ से जो क्या होते हैं, वाष्प उठती है, ठीक है, वो भी क्या करती है, भारत उसको क्या लाता है, इधर जेट स्ट्रीम लाते हैं। देखो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हाँ। और कभी भी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन डर रहा, यही रहेगा क्वेश्चन का। क्या पता आपको इस बार शीतकालीन मानसून के बारे में बहुत डिटेल में पूछ दे, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बहुत डिटेल में पूछ दे। तो यहाँ पर कितनी बारिश होती है, केवल बहुत कम बारिश होती है, 3 से 5% जो बारिश होती है वो भी केवल उत्तर भारत में होती है। तो वो किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये मैं आपको न जाने कितनी बार बता चुका हूँ, और आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे इसके एस्पेक्ट में। तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। देखो ये डेट भी याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 में क्या हुई थी, जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। और इसको एज अ वॉच डॉग के तरीके से काम करता है ये, मतलब कि देखता है कि भाई किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या कुछ भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना 2019 में एक संविधान संशोधन, मतलब एक संशोधन होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आ जाती हैं। देखो पहली चीज़ क्या है, इसका जो अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है, ऑब्वियसली बात है एक ही तो होंगे, एक अध्यक्ष होता है। वो भी कौन होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, रिटायर्ड, हाँ रिटायर्ड, ये याद रखना, क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, ठीक है। फिर इसके एक मेंबर कौन होते हैं, जो एक मेंबर होगा वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में या तो कार्यरत होगा, या सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, रिटायर्ड जज होगा, ठीक है, क्या होगा, रिटायर्ड जज होगा, ठीक है, रिटायर्ड जज होगा, ठीक है। एक वो होता है इसका अध्यक्ष। एक सदस्य कौन होता है कि एक सदस्य होता है हाई कोर्ट का, या तो वो हाई कोर्ट में कार्यरत है, या फिर क्या है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, मुख्य जज है, CJI है, ठीक है। देखो CJI है ना, ये मुख्य CJI, ठीक है, ये याद रखना। जो एक मेंबर है इसमें एक अध्यक्ष क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हो, और वो क्या हो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ठीक है। या फिर एक अध्यक्ष ऐसा हो कि जो हाई कोर्ट में क्या हो, या तो कार्यरत हो, या फिर क्या हो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, मुख्य मतलब वहाँ पर भी क्या हो, चीफ जस्टिस हो। तो वो इसके अध्यक्ष होते हैं। 2 ये हो गए। 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो 3 अन्य सदस्यों में से क्या होता है कि वो उन तीनों को क्या होना चाहिए, मानवाधिकारों का क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। और 2019 के बाद क्या हुआ कि इन 3 अन्य सदस्यों में से एक क्या होगी, महिला होगी, एक क्या होगी, महिला होगी, ठीक है। और कौन होते हैं इनके सदस्य, तो जो 7 राष्ट्रीय आयोग है ना, जैसे SC/ST आयोग हो गया, OBC आयोग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो 7 राष्ट्रीय आयोग है ना, उनके पदेन सदस्य भी क्या होते हैं, इनके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इसके अध्यक्ष हो गया, या इसकी जो संरचना है, कितने मेंबर बॉडी है, इसके बारे में पता चल गया होगा। और एक महिला भी क्या होती है इसमें सदस्य होती है। ये सारी चीज़ें पता चली होगी, ठीक है। अब इन सब की नियुक्ति कौन करता है, इस अध्यक्ष की भी हो गया, ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति
एक चयन समिति की उस पर रिकमेंडेशन पे ही इनकी क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन है, देखो एक 6 सदस्यीय समिति होती है। इसमें कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और वो क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, मतलब इसके प्रमुख होते हैं, मतलब ये जो हेड ऑफ इस चयन समिति के हेड कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, पीएम होते हैं। एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, एक होते हैं राज्यसभा के उपसभापति। देखो ये याद रखना, राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो गए, और गृह मंत्री हो गए। तो ये 6 सदस्य चयन समिति होती है जो कि क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है किनकी, अध्यक्षों की और सदस्यों की, किसको, राष्ट्रपति जी को। उसके बाद राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इसमें ना 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए उस वजह से ये क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी कब हुआ शुरू, 2019 के बाद शुरू हुआ। 2019 से पहले यहाँ पर 5 वर्ष वाला था सिस्टम, क्या था, 5 वर्ष वाला सिस्टम था। लेकिन 2019 के बाद क्या हो गया, 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो गए वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये री अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, मतलब जैसे आप ये अभी बने फिर ये दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे अगर ये छोड़ दें तो फिर ये कहीं पर क्या नहीं कर सकते, नौकरी नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार डीएनए में कहीं कराया है मैंने ये, ठीक है, तो वहाँ पर एक बार देखना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, ये क्या बताना चाह रहा है कि जो नई रोशनी स्कीम थी उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो नई रोशनी स्कीम थी ना वो अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं के लिए थी। ठीक, बेसिकली ये था। और यहाँ पर कितने से कितने उम्र की जो महिलाएं थी इसमें थी, तो 18 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए था ये। ठीक है, और इसका जो 100% वित्त पोषण करती थी वो कौन, वित्त पोषित थी ये जो वो करती थी केंद्र सरकार। ठीक है, अब आपको मैंने डीएनए में बहुत बार बताया कि जैसे 80-20 का रेशियो हो गया, 60-40 का रेशियो हो गया, 90-10 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वित्त पोषण से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या था कि इस योजना को अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही था। और यहाँ पर ये इन चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि देखो जैसे पीएम विकास योजना है ना, इसके अंतर्गत 5 स्कीमों को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। देखो जैसे कमाओ और सीखो योजना थी, उसको इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। उस्ताद योजना थी, ठीक है, हमारी धरोहर योजना थी, नई रोशनी हो गई और नई मंजिल हो गई। तो ये सारी योजनाएं थी जो कहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। अब पीएम विकास जो अपना क्या है योजना है, इसके अंदर ही ये 5 योजनाओं को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ना ये और चीज़ करनी है, क्या, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जैसे सीखो और कमाओ योजना कैसे कितनी से कितनी उम्र के लोगों के लिए था, उस्ताद योजना का संबंध किसके लिए था, हमारी धरोहर में कितनी उम्र थी किसके लिए था, नई रोशनी तो चलो ठीक है, ठीक है, फिर नई मंजिल में भी ऐसे बताना है। देखो स्पून फीडिंग करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन बना, अब अगली बार अगर इन्हीं किसी योजना से एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी होमवर्क तो आपको ही करना है। ठीक, तो जो बाकी अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी को हम पहले भी अच्छा एमएसएमई में पढ़ा हमने। तो ठीक है, तो जीएसटी कब हुई थी शुरू, तो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी और 1 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं, जीएसटी दिवस मनाते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत ये आया था और 1 नेशन 1 टैक्स की रूप में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 17 तो क्या थे, बड़े कर थे, और 13 क्या थे, उपकर थे। इन सबको क्या कर दिया गया है, इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन था ये भी सही था। तीसरा था कि इस कर को सिंगल वैट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये सिंगल वैट है और इसमें एक ही बार कर की बात करी गई है। ठीक है, जो कास्केडिंग इफेक्ट है ना, ये कर के ऊपर कर लगता था, पहले लगता था, ये जीएसटी से पहले लगता था। ठीक है, तो इसको ख़त्म कर दिया। तो कभी भी आपके पास अगर कास्केडिंग इफेक्ट लिखा हुआ आया कि क्या जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पर कहीं इस कास्केडिंग इफेक्ट को आपने पढ़ा ही ना हो, समझा ही ना हो, और अगर आपने वहाँ पर गलती से इसको सही मान दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कास्केडिंग इफेक्ट पुराने जो वो थे क्या टैक्स थे उससे रिलेटेड था, लेकिन जो जीएसटी था, जीएसटी में क्या है, केवल और केवल क्या है, सिंगल वैट है। ठीक है, उसमें कास्केडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इस बात को थोड़ा सा याद रखना अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एमएस एक्सेल से है। देखो अब सिंपल सी बात है भाई, उच्चतम मान खोजने के लिए मैक्स है, निम्नतम मान खोजने के लिए इसमें मिनिमम का यूज़ करते हैं, अगर आपको जोड़ना हो वैल्यू को तो इज इक्वल टू सम करते हैं, और अगर आपको एवरेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एवरेज और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक,
अब जो अगला क्वेश्चन है वो 26वां क्वेश्चन है, और 7 रंगों की पहाड़ी, एक वलित पर्वत और एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा क्या है? तो देखो यहाँ पर अर्जेंटीना। देखो यहाँ पर जो 7 रंगों की पहाड़ी है ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन 7 पहाड़ियों में ना अलग अलग मिनरल्स हैं, तो इस वजह से वो अलग अलग कलर की हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी जब भी हम देखो, जब हम डीएनए करते थे ना, तो मैं पहले क्या करता था, मैप इन न्यूज़ करवाता था आपको। ठीक है, उसके पीछे एक ये मात्र रीज़न था कि कई बार हमको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ताकि जब ये करंट अफेयर में रहते हैं ना, तो यहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अब जब भी नया डीएनए का, देखो अभी तो कुछ दिन की छुट्टी रहेगी, 30-31 से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, और जब भी डीएनए लाता हूँ तो और एक बात की टेंशन मत लेना कि न्यूज़ छूट जाएंगी, न्यूज़ कुछ भी नहीं छूटेंगी, वो मैं सब कवर कर लूँगा। ठीक, जो भी जिस दिन की भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें रहेंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस दिन से हम फिर शुरू कर लेंगे ये जो अपना क्या है, मैप इन न्यूज़। ठीक, फिर यहाँ पर थोड़ा ब्रिक्स के बारे में था कि 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो कहाँ गया था, कजान रूस में किया गया था 2024 में। 2025 में ब्राज़ील के रियो डो जेनेरो में किया गया था। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि इसमें 5 देश, अब इसमें वर्तमान में कितने देश हैं ब्रिक्स में, तो 11 देश हैं। ठीक है, देखो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो इसमें पहले से हैं। ठीक है, अब इसमें 5 नए देश जुड़े, इजिप्ट जुड़ा, इथोपिया जुड़ा, ईरान जुड़ा, यूएई जुड़ा और सऊदी अरेबिया जुड़ा। लेकिन अब अभी जो नया सदस्य देश जुड़ा है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, अर्जेंटीना भी इसमें जुड़ रहा था, लेकिन वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस, मतलब ये प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, बट वो किसी एक इन्फ्लुएंस की वजह से क्या नहीं जुड़ पाया, ब्रिक्स में नहीं जुड़ पाया। ठीक है, क्योंकि इस ब्रिक्स को अपोज कौन करता है, अमेरिका ही करता है। इस वजह से वहाँ पर क्या है, साउथ अमेरिका में वैसे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वेनेजुएला का आपने एग्जाम्पल देख ही लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं भाई, 11 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात है, जो बंगाल विभाजन की बात है, ये कब शुरू हुई थी, तो ये 1905 में हुआ था ये। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और ये किसके टाइम पे हुआ था, तो करजन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी, करजन ने करी। कब करी थी, 20 जुलाई 1905 में। ठीक है, इसी के उसमें हमने क्या करा था कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चला था, जिसमें हमने राखियां बांधी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें करा था। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू भी हो गया था। कौन, बंगाल विभाजन जो एक्ट था। ठीक है, वो कब हो गया था शुरू, तो 1905 कब, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। फिर ठीक है, फिर सेपरेट इलेक्टोरल की तो बात पता ही है आपको कि मार्लियामेंटो में बोला गया था 1909 में जो मार्लियामेंटो। देखो चाहे आप पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करो, एकता को तोड़ने की बात थी ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ने की बात थी। चाहे आप मार्लियामेंटो सुधार की बात करो, तो यहाँ पर भी क्या दिया गया था, महिलाओं को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर क्या किया गया था कि हिंदू मुस्लिम में क्या भेद करना शुरू करा था अंग्रेजों ने। ठीक है, कितनी गलत बात थी सारी की सारी चीज़ें। तो ये 1909 में हो गया। ठीक है, फिर लखनऊ पैक्ट है, जो लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे, और जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में भी क्या हुआ था, समझौता हो गया था। ठीक है, अब जो हिंदू महासभा थी, मदन मोहन मालवीय जी ने इसको हरिद्वार में इसका क्या किया था, हरिद्वार में, हाँ ये याद रखना, हरिद्वार में क्या किया था, इसका गठन किया था। कब किया था, 1915 में किया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा इल्बर्ट बिल के बारे में देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल क्या था कि इल्बर्ट बिल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था कि न्याय प्रणाली, नस्लीय भेदभाव का क्या करना, कम करना। और इल्बर्ट बिल कौन आया था, किसके टाइम पे आया था, कि रिपन के टाइम पे आया था। और कब आया था, 1883 में आया था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल में तो यही था ना कि जो योग्य भारतीय जज होंगे वो यूरोपीय लोगों के मामलों की भी क्या कर पाएंगे, सुनवाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा था, इल्बर्ट बिल का भी क्या किया था, विरोध किया था। यहाँ से एक शब्द निकल के आया था, व्हाइट म्यूटिनी। ठीक है, यहाँ से एक शब्द निकल के आया था, व्हाइट म्यूटिनी, मतलब श्वेत विरोध के संबंध में था ये। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी आ जाए कि व्हाइट म्यूटिनी शब्द कहाँ पर यूज़ किया गया था, तो इल्बर्ट बिल में यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, है ना। तो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है ये कृषि मेघ से संबंधित है। ठीक है, और कृषि मेघ क्या था, तो कृषि मेघ क्या था कि एक डेटा रिकवरी सेंटर था ये। क्या, ठीक है, ये डेटा रिकवरी सेंटर है किसका, ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई है, तो 16 जुलाई 1929 में हुई है इसकी स्थापना। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई है, तो 19 जुलाई 1929 में हुई है इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये क्या था, एक डेटा पुनर्प्राप्ति केंद्र था। तो देखो हुआ क्या है कि जो ICAR है ना, इसके पास क्या है कि
बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा है, ठीक है। जो भी हमारा टेक यूज़ होता है एग्रीकल्चर में वो है, फिर जो डेटा है वो है, जो शिक्षा है वो है, इसमें है। लेकिन इसमें इसका ये मानना था कि अगर माना कभी दिल्ली में क्या आता है, भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, तो क्या हो, जो दिल्ली का जो मेन डेटा सेंटर है अगर उसको नुकसान पहुँच भी जाता है तो डेटा क्या ना हो, ख़राब ना हो। तो जो वो डेटा ख़राब ना हो उसके लिए क्या बनाया गया था, कृषि मेघ बनाया गया था। तो कृषि मेघ कहाँ पर है, तो NAARM, ठीक है, यहाँ पर है ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। और ये कहाँ पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में है, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कृषि में क्या है, एक डेटा पुनरीक्षीकरण मतलब डेटा रिकवरी सेंटर है। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली का जो मेन सेंटर है, माना कभी वहाँ पर आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है और वहाँ पर तोड़ फोड़ हो जाती है, तो हम वहाँ पर क्या जो एग्रीकल्चर डेटा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा है उसको क्या कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जो कृषि मेघ है ये कहाँ पर है कि NAARM मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, तो जिस दिन ये जब ये ना नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना था 1929 में, तो इरविन ने एक दीपावली घोषणा पत्र निकाला था। देखो ये बहुत कम लोगों को पता होगा, दीपावली घोषणा पत्र, ठीक है। और ये दीपावली से पहले निकाला था, ठीक है। जब इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र निकाला तो वो कब निकाला था, दीपावली से पहले निकाला था, 31 अक्टूबर 1929 को निकाला था। देखो यहाँ पर एक 1929 ना, यहाँ पर मैंने कल परसों में एक PYQ सॉल्व करा था तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर आपको बता देना चाहिए, ठीक है, जब ये ईयर आ ही गया था तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इरविन है उन्होंने क्या निकाला था, दिल्ली घोषणा पत्र निकाला था, कब, 31 अक्टूबर 1929 को निकाला था। और इसमें दो बातें थी कि एक तो हम इंडिया को क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट दे देंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि साइमन कमीशन था उसका जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो क्या होंगे, गोलमेज सम्मेलन होंगे वहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आप दिल्ली घोषणा पत्र पढ़ते हैं ना, वो क्या था, वो भारतीय लोगों ने निकाला था। वो किसने निकाला था, भारतीय लोगों ने निकाला था, भारतीय नेताओं ने निकाला था दीपावली के बाद। दीपावली से पहले दीपावली घोषणा पत्र इरविन ने निकाला था, दीपावली के बाद दिल्ली घोषणा पत्र किन्होंने निकाला था, भारतीय लोगों ने निकाला था। और दिल्ली घोषणा पत्र में यही तो बात की गई थी कि डोमिनियन स्टेट की बात मत करो, दो हमें, क्या करो, दो हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बाकी दिल्ली घोषणा पत्र जो भी है, आपको आपकी जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद ही करी जा सकती है ना। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच।